पाठ 3 भारत की सांस्कृतिक विरासत, जिसमें हमें 2 कलाओं के बारे में परिचय लेना है, जानकारी हासिल करनी है। शिल्प और स्थापत्य कला। शिल्प अर्थात पत्थर और स्थापत्य मतलब इमारतों, महल, किले, इन सब का निर्माण करना, उसे कहते हैं स्थापत्य कला। तो पाठ 3 इतिहास का तीसरा पाठ, भारत की सांस्कृतिक विरासत। सांस्कृतिक विरासत का अर्थात आप जानते हो। सांस्कृतिक विरासत का अर्थ पहले पाठ में आप पढ़ चुके हो। मानव निर्मित विरासत। शिल्प और स्थापत्य दोनों मानव निर्मित है, इसलिए पाठ का नाम रखा है भारत की सांस्कृतिक विरासत, शिल्प और स्थापत्य, जिसमें हम सर्वप्रथम शिल्प की परिभाषा पढ़ेंगे। शिल्पी अपने कौशल और कारीगरी से छेनी और हथौड़ी के द्वारा विविध प्रकार के मन के भावों को पत्थर के ऊपर, लकड़ी के ऊपर या धातु के ऊपर तराश कर जो रूप देता है, वही कला शिल्प कला कहलाती है। जैसे चित्रकला बनाने वाले को चित्रकार कहते हैं, अपनी कला बताने वाले को कलाकार कहते हैं, उसी प्रकार से शिल्प कला बनाने वाले को शिल्पकार कहते हैं। जो अपनी कौशल और कारीगरी से छेनी और हथौड़ी, उसके 2 औजार हैं, छेनी और हथौड़ी, उसके द्वारा जो उसके मन के विचार हैं, मन के भाव हैं, उन्हें 3 तरह से उभारता है, 3 तरीके से तराश कर बनाता है। पत्थर के ऊपर तराशता है, लकड़ी के ऊपर और धातु के ऊपर तराश कर उसे आकार देता है, रूप देता है, जिसे हम शिल्प कला कहते हैं। दूसरी परिभाषा आती है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला को संस्कृत भाषा में स्थापत्य के लिए वास्तु शब्द का प्रयोग होता है। संस्कृत भाषा में स्थापत्य के लिए वास्तु शब्द होता है। जब हम नए घर का निर्माण करते हैं और उसमें जब हम शुरुआत करते हैं जाने की, तब वास्तु पूजन किया जाता है। यही शब्द संस्कृत भाषा में स्थापत्य के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है वास्तु। स्थापत्य का अर्थ होता है मकानों, नगरों, कुओं, किलों, मीनारों, मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों आदि के निर्माण कार्य को हम स्थापत्य कला कहते हैं। तो हमने देखा शिल्प कला किसे कहते हैं, स्थापत्य कला किसे कहते हैं। ये आपको विकल्प के रूप में भी पूछा जाएगा और एक एक वाक्य के प्रश्न उत्तर के रूप में भी आपका प्रश्न बनेगा और पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत का नगर आयोजन। प्राचीन युग का भारत नगर आयोजन में निपुण रहा। पुरातात्विक उत्खनन में ऐसे कई नगर मिले। पुरातात्विक उत्खनन अर्थात पुरानी चीजों की खोज के लिए जो खुदाई की जाती है, उसे कहते हैं उत्खनन, पुरातात्विक उत्खनन। इन महानगरों के मुख्य 3 विभाग है। प्रशासनिक अधिकारी का किला, जिसे सिडटल कहते हैं, अन्य अधिकारियों के निवास वाला ऊपरी नगर, सामान्य नगरजनों के आवास वाला निचला नगर। तो हमने देखा प्राचीन भारत का नगर आयोजन, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला नाम है प्रशासनिक अधिकारियों का किला, दूसरा नाम है अन्य अधिकारियों के निवास वाला ऊपरी नगर, और तीसरा सामान्य नगरजनों के आवास वाला निचला स्तर या निचला नगर। प्रशासनिक अधिकारियों का किला जो ऊंचाई पर बनाया गया है। राजा महाराजा का कोई भी किला अगर आप देखते हैं तो किले किस पे बनाए जाते थे, ऊंचाई पर, ताकि दुश्मन वहां तक पहुंच ना सके और वो अपनी प्रजाजन पर नजर रख सके। ऊपरी नगर भी रचनात्मक दीवारों से सुरक्षित है। यहाँ 2 से 5 कमरे वाले मकान मिले हैं। रचनात्मक दीवारें मतलब सुरक्षा के लिए चारों और ऊंची ऊंची दीवारें थी। यहाँ कमरों की संख्या 2 से 5 कमरे थे। निचले नगर के मकान मुख्यतः हाथ से निर्मित ईंटों से बनाए गए हैं। आज के समय में भी सामान्य नगरजनों का आवास हाथों से बने हुए ईंटों के मकान से बनते हैं, जिसमें वो लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से प्राचीन भारत का नगर आयोजन पाया गया, जो 2 नंबर के संक्षिप्त प्रश्न उत्तर में पूछा जाएगा कि प्राचीन भारत का नगर आयोजन की जानकारी दीजिए। तो प्राचीन भारत के नगर आयोजन 3 विभाग थे। प्रशासनिक अधिकारी का किला, अन्य अधिकारियों के निवास वाला ऊपरी नगर, सामान्य नगरजनों के आवास वाला निचला नगर। प्रशासनिक अधिकारियों का किला कहाँ बनाया गया है? ऊंचाइयों पर।
ऊपरी नगर के कितने कमरे वाले मकान थे? 2 से 5 कमरे वाले मकान मिले। निचले नगर के मकान मुख्यतः किससे बने होते थे? हाथ से निर्मित होते थे, ईंटों से बनाए गए हैं। और ये सारी चीजें हमें सिंधु घाटी की संस्कृति से प्राप्त हुआ है। मोहेंजोदड़ो। मोहेंजोदड़ो ईस्वी सन 1922 में सर जॉन मार्शल और कर्नल मेके के मार्गदर्शन में रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी नामक पुरातत्ववेत्ता ने सिंध, जो अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, लारखाना जिला में मोहेंजोदड़ो में खुदाई करवाई। तो मोहेंजोदड़ो की खुदाई कब की गई? 1922 में। कौन से पुरातत्व विभाग के मार्गदर्शन में या पुरातत्व के मार्गदर्शन में? सर जॉन मार्शल और कर्नल मेके के मार्गदर्शन में। भारतीय पुरातत्ववेत्ता कौन कौन से थे? रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी नामक पुरातत्ववेत्ता ने खुद मोहेंजोदड़ो की खुदाई की थी। मोहेंजोदड़ो कहाँ है? सिंध में। सिंध वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के किस जिला से खुदाई की गई? लारखाना जिला। इस तरह से आपके विकल्प भी तैयार हो जाते हैं। उस खुदाई के दौरान विशाल ऐसे नगर सभ्यता के अवशेष मिले। मोहेंजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला, जो एक वाक्य में आपको पूछा जाएगा। और ये आप आकृति देख रहे हैं। इस तरह से मोहेंजोदड़ो की नगर रचना मिली, जिसे आज भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं मोहेंजोदड़ो की नगर रचना। नगर रचना। मोहेंजोदड़ो नगर आयोजन की दृष्टि से श्रेष्ठ था। ये आपका पहला विकल्प भी तैयार हो रहा है और 2 नंबर का परिचय भी तैयार हो रहा है कि मोहेंजोदड़ो की नगर रचना का परिचय दीजिए। मोहेंजोदड़ो नगर आयोजन की दृष्टि से श्रेष्ठ था। मकानों को बाढ़ और नमी से सुरक्षित रखने के लिए चबूतरे पर बनाए गए थे। श्रीमंतों ने, श्रीमंत अर्थात अमीर वर्ग, श्रीमंतों के मकान 2 मंजिले और 5 या 7 कमरे वाले थे। सामान्य वर्ग के लोगों के मकान 1 मंजिल और 2 या 3 कमरे वाले थे। तो यहाँ 2 प्रकार के मकान थे। एक श्रीमंत वर्ग के मकान जो 2 मंजिले और 5 से 7 कमरे वाले थे, और दूसरा सामान्य वर्ग का मकान। यहाँ 2 वर्ग के मकान थे, एक श्रीमंत वर्ग का मकान, एक सामान्य वर्ग का मकान। तो मैंने आपको पहले बताया कि श्रीमंत वर्ग के मकान 2 मंजिले और 5 से 7 कमरे वाले थे, जबकि सामान्य वर्ग के मकान 1 मंजिला और 2 से 3 कमरे वाले थे। समग्र नगर के चारों ओर दीवार की रचना की गई थी। यह दीवार की रचना क्यों की गई थी? सुरक्षा के लिए रचनात्मक दीवारें बनाई गई थी, जिसे हम आज की भाषा में कोट कहते हैं कि चारों तरफ से हमने कोट किया हुआ है। मकान के मुख्य द्वार राजमार्ग के बजाय गली में खुलते थे। राजमार्ग, जिसे हम आजकल इंग्लिश भाषा में हाईवे कहते हैं, तो आज के भी मुख्य द्वार हाईवे में नहीं जाते बल्कि गली में ही खुलते हैं। यहाँ सभी मकान में कोठार मतलब रखने के लिए जगह, रसोई घर और स्नान घर के अवशेष मिले हैं। हवा और प्रकाश के लिए खिड़की, दरवाजे की व्यवस्था थी। तो ये जितनी भी आप व्यवस्था देख रहे हैं, आज के वर्तमान समय में यह व्यवस्था देखने को मिलती है। इससे यह प्रतीत होता है कि मोहेंजोदड़ो की नगर रचना एक आधुनिक नगर रचना था, जिसे देखकर आज भी हम उसका अनुसरण कर रहे हैं। अब मोहेंजोदड़ो के रास्ते की विशेषता पढ़ते हैं। इस नगर रचना के विशिष्ट लक्षण यहाँ के रास्ते हैं। यहाँ अधिकांशतः 9.75 मीटर चौड़े रास्ते थे। जो आपको विकल्प में पूछा जाएगा कि मोहेंजोदड़ो के रास्ते कितने मीटर चौड़े थे? 9.75 मीटर चौड़े रास्ते थे। छोटे बड़े रास्ते एक दूसरे से समकोण पर मिलते थे और एक साथ कई वाहन जा सके, इतने चौड़े रास्ते थे। रास्ते के किनारे रात्रि प्रकाश के लिए, मतलब रात्रि के समय प्रकाश की सुविधा के लिए खंबे होने का भी अनुमान है। नगर के रास्ते सीधे और चौड़े थे। मार्ग के बीच कहीं भी मोड़ नहीं आता था। यह प्राचीन समय की विशेषता मानी जाती है और आज वर्तमान समय में ऐसे रास्ते नहीं देखने मिलते। हर जगह पर कहीं गली, कहीं ना कहीं मोड़ मिलता है आपको। लेकिन मोहेंजोदड़ो की नगर रचना की विशिष्टता क्या थी कि यह मार्ग सीधे, चौड़े और मार्ग के बीच में कहीं भी मोड़ नहीं आता था। तो पूरा पैराग्राफ याद करते समय ये बीच बीच की लाइनें आपको खास
ध्यान रखना है जो आपको विकल्प में पूछा जाएगा। यहाँ 2 मुख्य राजमार्ग थे। राजमार्ग के बारे में मैंने आपको पहले बताया, जिसे हम हाईवे के नाम से जानते हैं। 2 मुख्य राजमार्ग थे, एक मार्ग उत्तर से दक्षिण, दूसरा पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता था। दोनों मार्ग मध्य में समकोण मिलते थे। अब आप गणित भाषा में पढ़ चुके हो कि समकोण का अर्थ क्या होता है। मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इस तरह से ये उत्तर से दक्षिण की ओर और ये पश्चिम से पूर्व की ओर, और यहाँ आप देख रहे हो इस जगह पर और इस जगह और इस जगह, ये आप देख रहे हो यहाँ पर समकोण, यहाँ समकोण, चारों दिशाओं में समकोण और एक दूसरे के समकोण पे मिलते थे, मतलब 4 रास्ते का निर्माण करते थे। ये चीजें मैंने आपको यहाँ पर भी बताया कि यहाँ छोटे बड़े रास्ते एक दूसरे से समकोण पर मिलते थे। तो इस तरह से 4 रास्तों का निर्माण करते थे। और इस रास्तों की सबसे बड़ी विशेषता क्या मैंने बताई बच्चों, कि ये रास्ते सीधे चौड़े थे, मार्ग के बीच कहीं कोई मोड़ नहीं आता था। यह प्राचीन समय के रास्ते की विशिष्टता मानी जाती है। अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न अगला लेते हैं, तीसरे नंबर, गटर आयोजन, जिसका अनुसरण आज भी हम कर रहे हैं। इस नगर रचना की विशिष्टता गटर योजना है। ऐसी गटर योजना समकालीन, मतलब उस समय के सभ्यता में मात्र भूमध्य सागर के क्रीट द्वीप के अलावा कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। नगर में से गंदे पानी के निकास के लिए गटर बनाई गई थी। प्रत्येक मकान में एक सोखता कुआं, जिसे आजकल कुंडी कहते हैं, इस तरह का कुआं होता था। और ऐसी सुव्यवस्थित गटर योजना से लगता है कि उस समय नगर पालिका जैसी कोई कार्यक्षम व्यवस्था होगी। अतः हम कह सकते हैं कि स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के विषय में ऊंची सोच रखते होंगे। ये पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जो गटर आयोजन आज हमने अनुसरण किया हुआ है या जो बना रहे, वो हमसे पहले मोहेंजोदड़ो की नगर रचना बना चुकी थी, जिसका आज हम लोग अनुसरण कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। आज की गटर व्यवस्था में आप देख सकते हैं कि नगर पालिकाओं के द्वारा जगह जगह पे गड्ढे रखे जाते हैं, जिससे कि समय समय पर उनकी सफाई हो सके। और यहाँ पे भी यही बात रखी गई है कि स्वच्छता और स्वास्थ्य के विषय में उनकी सोच कैसी थी, ऊंची थी। इसलिए प्रत्येक मकान में इस प्रकार के कुआं बनाया गया था और सुव्यवस्थित गटर योजना बनाई गई थी, ताकि नगर में से गंदे पानी का निकाल हो सके। अगला चौथा हम तैयार करते हैं मोहेंजोदड़ो में सार्वजनिक स्नानागार। मोहेंजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार भी मिला। स्नान कुंड में स्वच्छ पानी अंदर भरने के लिए और गंदा पानी बाहर निकालने के लिए व्यवस्था थी। गर्म पानी की भी व्यवस्था रही होगी। बस तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर ठंडा पानी तो मिल ही रहा है, साथ में गर्म पानी की भी व्यवस्था की गई है। और ये कोई छोटे मोटे स्नानागार नहीं थे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि काफी बड़े स्नानागार थे, जैसे अभी रेस्टोरेंट होटल होते उस तरह का वहां पे धर्मशाला स्नानागार बनाया जाता था, ताकि कोई प्रसंग के समय हम इसका उपयोग कर सके। तो गर्म पानी की भी व्यवस्था रही होगी। वस्त्र बदलने के लिए कमरे भी मिले हैं। ऐसा लगता है कि कोई धार्मिक प्रसंगों पर यहाँ के लोग स्नानागार का उपयोग करते रहे होंगे। कोई ऐसा कार्यक्रम या भव आयोजन या कोई ऐसा प्रसंग हो तो उस जगह पर इसका उपयोग होता होगा। अब हम अंतिम मोहेंजोदड़ो की अंतिम मुद्दे की बात करते हैं, सार्वजनिक मकान। मोहेंजोदड़ो से सार्वजनिक उपयोग वाले 2 मकान मिले हैं। ऐसा लगता है कि इनका उपयोग सभा कक्ष, यानी सभा बुलाने के लिए, मीटिंग करने के लिए, जिसे हम कह सकते हैं, मनोरंजन कक्ष के लिए, सभागार के लिए या राज्य के कोठार के लिए, अनाज रखने के लिए इसका उपयोग होता होगा। यहाँ मकानों की एक पंक्ति भी मिली है जो शायद सैनिकों की बैरक होगी। बैरक अर्थ में समझाना चाहूंगा। बैरक अर्थात होता है जहां सैनिक को रखा जाता है, सैनिक की टुकड़ियां जहां रहती है। ऐसे छोटे छोटे कमरे यहाँ पर होंगे या एक साथ समूह में रहते होंगे। ये जो सार्वजनिक मकान है, इसके कई उपयोग बताए गए हैं। सभा कक्ष में, मनोरंजन कक्ष के रूप में, सभागार के रूप में, राज्य के कोठार के रूप में। अगर हम आज के वर्तमान के समय के साथ इसकी तुलना करें सार्वजनिक मकान के, तो आपने बड़े बड़े हॉल देखे होंगे, पार्टी प्लॉट देखे होंगे। इस तरह का बनाया गया हॉल
या कोई इस तरह का हम कह सकते हैं कि आज के शादी विवाह में जो हम बुकिंग करते हैं उस तरह का हॉल बुक हुआ, उस तरह का हॉल बनाया गया होगा जिसके अलग अलग तरीके से लोग उपयोग करते होंगे। तो हमने आज परिचय लिया मोहेंजोदड़ो की नगर रचना, रास्ते, गटर आयोजन, सार्वजनिक स्नानागार, सार्वजनिक मकान। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं बता देना चाहता हूं कि आपको प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा। मोहेंजोदड़ो का अर्थ बताकर रास्ते और गटर आयोजन का परिचय दीजिए। 3 नंबर में आपको पूछा जाएगा। अर्थात ऐसा भी पूछा जा सकता है या फिर ऐसा भी पूछा जाएगा कि रास्ते, मोहेंजोदड़ो के रास्ते और गटर आयोजन का परिचय दीजिए। ज्यादातर मैं बार बार गटर आयोजन और रास्ते इसलिए कह रहा हूं कि ये 2 मुद्दे आपको सबसे ज्यादा याद रखने हैं जो हमारे प्रश्न के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और एक बार और मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे ही आपके पास ये वीडियो पहुंचे, आपको मिले, इसे किताब के अंदर अंडरलाइन कीजिए, उसको याद कीजिए, प्रश्नों को रिवीजन कीजिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम बचा है। किसी भी विद्यार्थी को कोई भी तकलीफ है, प्लीज आप कमेंट करें, उसमें आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है, और अपनी समस्या का हल पा सकते हैं। सभी विद्यार्थी मित्रों से यही नम्र निवेदन है कि मेहनत और लगन से अपने समय को बर्बाद न करें, मेहनत और लगन से अपने विषय को तैयारी करें, समय की बर्बादी ना करें।